कॉमर्स। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर हम अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी अजम्पशंस आते हैं, उन सबको हमने स्टडी करना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला जो टर्म है इस चैप्टर के अंदर दैट इज अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है, पढ़ते हैं। इट मीन्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी which provide a general framework for accounting practice and guidance for the development of new procedure of accounting। accounting theory के अंदर वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सेट ऑफ मेथोडोलॉजी होता है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोसीजर, ठीक है, विच प्रोवाइड अ जनरल फ्रेमवर्क, जो हमें एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉर डूइंग अकाउंटिंग, ताकि हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर सकें। एंड गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट, और गाइड करते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है ताकि हम डेवलपमेंट कर सके न्यू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को। तो अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सेट मेथोडोलॉजी होती है जो हमें एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर या जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर सके और हमें गाइडेंस मिलती है ताकि हम न्यू प्रोसीजर अकाउंटिंग के अंदर डेवलप कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं गैप, GAAP। अभी गैप क्या होता है, इसे स्टार्टिंग करते हैं। गैप आर रेफर्स टू दोज रूल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। गैप के अंदर वो रूल्स आते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बना सके। स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बच्चों यहाँ पर मतलब है कि जो भी फर्म, जो भी अकाउंटिंग एंटिटी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, और जब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो उन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिमिलैरिटी आएगी, मींस बनाने का तरीका एक जैसा होगा। आगे एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, और गैप के अंदर वो रूल्स आते हैं जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, अपनी अकाउंटिंग की नीतियां बनाते हैं, आर जनरली एक्सेप्टेड। जो नीतियां, जो फ्रेमवर्क किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक्सेप्टेड बाय ऑल पर्संस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। जितने भी पर्सन अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं या वो पर्सन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन सबको वो रूल्स प्रोवाइड करता है गैप, जिसके थ्रू वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज का प्रिपरेशन करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ अजम्पशंस और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अजम्पशंस होता है बच्चों अवधारणाएं, जो चीजें हम पहले से मानकर चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होना है या ऐसा होता है, उसे कहते हैं आप अजम्पशंस। प्रिंसिपल्स होते हैं आपके सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को बेस मानकर हम अकाउंटिंग करते हैं, या कोई जिस सिद्धांत के अंदर कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स आपको पता जाते हैं। तो पहला आपका जो अजम्पशन है अकाउंटिंग के अंदर, वो है आपका गोइंग कंसर्न। जैसे कि नाम से ही इसका रिप्रेजेंट हो रहा है मीनिंग कि गोइंग कंसर्न मतलब कंटिन्यू टिल इंडेफिनिट पीरियड तक। मींस आपका जो कंसर्न है या बिजनेस एंटरप्राइज है वो इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करेगा। ये इस कंसेप्ट के अंदर हम अजम्पशंस मानते हैं। ये पहले से हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है या जो बिजनेस कंसर्न है वो इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करेगा। अब इस कंसेप्ट के अंदर क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। This concept assumes that the enterprise has neither any intention, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, nor any necessity, और ये जरूरी नहीं है to close the business, कि हम बिजनेस को क्लोज करेंगे। हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर या बिजनेस का जो ओनर्स होते हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ताकि वो बिजनेस को इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू कर सकें। ये सोचकर स्टार्ट नहीं करते कि हमें 2 साल बाद बिजनेस बंद कर देना है या 2 साल तक हम बिजनेस करेंगे। इसी कंसेप्ट के बेस के आधार पर जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट खरीदता है तो उस पे फिक्स एसेट पर जो पैसा खर्च किया गया होता है, उस पैसे की भरपाई वो आने वाले फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में करता है। अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो उस बिजनेस की एसेट्स पर जो पैसे खर्च हुए हैं उस पैसे की भरपाई उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में करनी पड़ेगी जिस अकाउंटिंग ईयर में वो बिजनेस में एसेट खरीदी गई है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब बिजनेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है और हमें इनकम हमारी या प्रॉफिट हमारा कम होता है। तो उस मिनिमम प्रॉफिट से हम उस ह्यूज अमाउंट का जो फिक्स एसेट्स खरीदा गया उसको राइट ऑफ या रिकवर
नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो इनडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करता रहेगा। अब सेकंड एजम्पशन पर आते हैं बच्चों, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हिंदी में कहते हैं निरंतरता की बरकरार बनी रहे कि जो चीज हम आज कर रहे हैं, जैसी परफॉर्मेंस हमारी आज है या जो काम हम आज कर रहे हैं वो आगे भी बना रहे। तो देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज वंस एडॉप्टेड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। अकाउंटिंग के अंदर जो भी मेथड्स, जो भी पॉलिसी हम एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं या अपना लेते हैं, उसको हम ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है कि हम कंपैरिजन भी आसानी से कर सकते हैं कि जिस मेथड से हमने आज अकाउंटिंग की है, जिस मेथड से हमने किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो मेथड हमने अपनाया है अकाउंटिंग करने के लिए, उसी मेथड को हम आने वाले फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में भी कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम कैपेबल हो पाएंगे कि हम अपनी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को पास की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकें। अगर हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को कंसिस्टेंट मींस सेम नहीं रखते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में भी कैपेबल नहीं होते हैं। थर्ड कंसेप्ट पाते हैं बच्चों, एक्रूवल कंसेप्ट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर आगे की अकाउंटिंग भी बेस रहती है, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों इस कंसेप्ट को। एज एक्रूवल कंसेप्ट टेल्स दैट अ ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में व्हेन इट इज अकर, जब वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अकर घटित होती है, एंड नॉट एट अ टाइम ऑफ सेटलमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। मींस एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि आपकी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो अकर या जब वो इवेंट टेक प्लेस होता है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी बिजनेसमैन ने आज के दिन अगर सामान बेचा है, सेल की है, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आज ही के दिन अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे पैसे उसे 2 या 3 दिन बाद मिले। उसी तरीके से जो एक्सपेंस किसी भी अकाउंटिंग ईयर में अकर होता है तो उस एक्सपेंस से रिलेटेड आपने बेनिफिट उस अकाउंटिंग ईयर में ले लिए हैं, चाहे आप पैसा उसे उस साल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपको रिकॉर्ड उसी ईयर अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस अकाउंटिंग ईयर में वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुई है। Now come to the next topic. The next topic is fundamental accounting principles. इससे पहले बच्चों अभी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े, अब हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल आपका है अकाउंटिंग एंटिटी। मींस जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी जो पहचान होती है वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने ओनर से बिल्कुल सेपरेट होती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी। बिजनेस की एक एंटिटी है विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो अपने ओनर से या बिल्कुल सेपरेट होती है। तो बिजनेस एंटरप्राइज एक खुद की एक एंटिटी है जिसका खुद एक नाम होता है जो कि अपने ओनर से बिल्कुल सेपरेट होता है। यहाँ पर बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटिटी है वो बिजनेस और ओनर की बिल्कुल सेपरेट होती है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटिटी है ओनर्स और बिजनेस एंटरप्राइज की वो सेम ही रहती है। क्योंकि अगर लीगल ग्राउंड पर अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज डिफॉल्ट पाता है तो वहां पर उसके ओनर को ही आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, केस उसके ऊपर सूट करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग देख रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटिटी है बिजनेस एंटिटी और आपका ओनर, उन दोनों की जो पहचान होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सेपरेट होती है। इसी प्रिंसिपल पर बेस होकर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं और उस अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, जर्नल बनेगा, आपके लेजर्स बनेंगे, वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट। आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो मनी मेजर की जाती है, मनी में मेजर हो सकती है। तो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है, अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स ओनली इफ दे आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स।
अकाउंटिंग बुक्स में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है या वही इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी मेजरमेंट हो सकते हैं या मनी के टर्म से मेजर किए जा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस एंटरप्राइज की जो लाइफ होती है उसको हम स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, और जो स्मॉलर पीरियड होता है उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यहाँ पर इस प्रिंसिपल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सपोज कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने जो बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करने के बाद जो भी एफर्ट्स किए हैं, जो भी काम किया है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, वो उसका रिजल्ट कब मेजर करेगा। अब रिजल्ट वो मेजर तो नहीं कर सकता कि जब उसका बिजनेस एंटरप्राइज बिल्कुल बंद होगा एट लास्ट एंड पे, तब वो अपना रिजल्ट मेजर करेगा कि तो प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस करने में या लॉस हुआ। इसलिए उस प्रॉफिट और लॉस को मेजर करने के लिए टाइमली हमने कुछ पीरियड अलॉट कर देते हैं, वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, जिसमें हम पूरे बिजनेस एंटरप्राइज की लाइफ को स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। तो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल लाइफ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। इट इज यूजुअली ऑफ 12 मंथ। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है बच्चों वो 12 मंथ का होता है एंड क्लासिफाइड इनटू एज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। और अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके के होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के तौर पर। जनरली जो कैलेंडर ईयर होता है वो आम भाषा में जो स्टार्ट होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू ईयर और एंड होता है 31 मार्च टू द नेक्स्ट ईयर। जैसे प्रेजेंट में बच्चों इस समय आपका जो ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और वो एंड कब होगा 31 मार्च 2021 में। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है 31 मार्च में। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर द टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग पीरियड शुड बी अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को जब हम टैक्स पे करता है बिजनेस एंटरप्राइज तो वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। The next principle is full disclosure. This principle states that there should be complete, understandable, fair and sufficient information in the financial statement. Full disclosure principle ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। All material information should be disclosed in financial statement. जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जिनका आप बिजनेस एंटरप्राइज की वर्किंग पर या बिजनेस एंटरप्राइज के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जैसे मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय ₹1 एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय ₹500। तो यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन से मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो होगी जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज के रिजल्ट पर ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ₹1 से तो उसका हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस पर या रिजल्ट पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल हो गई। और उसके साइड बाय साइड जो स्टेशनरी एक्सपेंस था वो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इमटेरियल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब बात बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल में वही बात बताई गई है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग शुड फोकस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स। अकाउंटिंग फोकस करेगी केवल मटेरियल फैक्ट्स पर एंड एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट और इमटेरियल। अकाउंटिंग को फोकस करना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स पर, जो फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बिजनेस एंटरप्राइज के रिजल्ट्स पर इंपैक्ट डालते हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन पर आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना की जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रूडेंस। बच्चों, प्रूडेंस वर्ड का मीनिंग होता है प्लेइंग सेफ। अकाउंटिंग एंटिटीज जितनी भी होती हैं वो अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज प्लेइंग सेफ के अकॉर्डिंग ही करें। मीन जो भी वो काम कर रहे हैं तो प्लेइंग सेफ के प्रिंसिपल को अपनाकर ही वो आगे बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रिंसिपल को। द वर्ड प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज प्लेइंग सेफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स शुड बी इग्नोर्ड। जितने भी आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं या संभावित प्रॉफिट्स होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको आप इग्नोर करें, बट ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी
अकाउंटेड फॉर। लेकिन कोई भी एंटिसिपेट संभावित नुकसान हो सकता है, उसको आप जरूर ध्यान रखें, उसकी जरूर अकाउंटिंग करें, उसको जरूर रिकॉर्ड करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जब सामान बेचते हैं ऑन क्रेडिट तो वो पर्सन हमारे डेटर्स बन जाते हैं, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो हमें सारा पैसा वापस ना करें। कुछ ऐसे डेटर्स हैं जिनसे हम पैसा ना ले पाए, या कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो हमें पैसा ना वापस करें। तो इस नुकसान से बचने के लिए, ये हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है, तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमें उस नुकसान से बचने की हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई डेटर्स हमें पैसा वापस ना कर पाए तो हम उस नुकसान से बचने के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन अगर वो पैसा वापस कर देता है तो वेल एंड गुड है, जब वो पैसा वापस करेगा तब हम उसको अकाउंटिंग कर लेंगे, तब उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन पहले से एंटिसिपेट जो गेन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पहले से जो एंटिसिपेटेड हमारे लॉस है उनकी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। मींस लॉसेस को तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी जो गेन संभावित है एंटिसिपेटेड, उनको रिकॉर्ड नहीं करना या उनको इग्नोर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉस्ट कंसेप्ट। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो उनके परचेज प्राइस पर या ओरिजिनल प्राइस पर ही रिकॉर्ड करें। यहाँ पर लिखा है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, मींस जिस कॉस्ट पर वो एसेट्स खरीदी गई थी तो उसी प्राइस पर हम उसे हमेशा रिकॉर्ड करें। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएं तो एसेट उसी प्राइस पर रिकॉर्ड हो जिस प्राइस पर वो एसेट्स खरीदी गई थी। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हम मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग से बच सकते हैं कि हमारी जो एसेट्स की प्राइस है वो हर बार सेम ही रहेगी जिस प्राइस पर वो एसेट्स खरीदी गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट all expenses of an accounting period should be matched with the related revenue. According to matching principle इसे बताया जाता है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना पड़ता है ताकि हम उस अकाउंटिंग पीरियड का एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। आगे से बोला है इन दिस रिगार्ड एक्चुअल कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेवेन्यू और एक्चुअल कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस शुड बी इग्नोर्ड। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल कैश जो हमने पे किया है एक्सपेंसेस के लिए या एक्चुअल कैश जो रिसीव हुआ है रेवेन्यू से, उसको इग्नोर करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने सेल करा, सामान को बेचा है 10,000 का, उसमें से 3,000 का जो गुड्स है वो ऑन क्रेडिट बेचा है और 7,000 का गुड्स आपने कैश में बेचा है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कितना कैश रिसीव हुआ एक्चुअल में, आपने देखना है एक्चुअल टोटल रेवेन्यू कितना है, तो दैट इज 10,000। ठीक है। उसी तरीके से जो एक्सपेंसेस है आपके, सपोज करो आपके टोटल एक्सपेंसेस है आपके 6,000, उसमें से आपने 3,000 पे कर दिए हैं और 3,000 पे नहीं करे हैं, तो जो एक्चुअल कैश पे किया है उसको इग्नोर करना है, आपने टोटल एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है। तो आप उस अकाउंटिंग पीरियड की जो टोटल एक्सपेंसेस है 6,000 उसको मैच करेंगे उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से जो से आपके 10,000, तो आपको आपका एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। Now come to the next and the last principle is dual aspect concept. As the name suggests, dual means double. Dual का मतलब डबल होता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटरप्राइज के अंदर अकर होती है उसके हमेशा दो इफेक्ट, एटलीस्ट 2 इफेक्ट जरूर होते हैं। तो पढ़ते हैं इस प्रिंसिपल को। According to this principle, every business transaction has 2-fold effects. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2-fold इफेक्ट्स होंगे, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस के अंदर उसके हमेशा 2 इफेक्ट जरूर होंगे, मींस 2 अकाउंट जरूर इफेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल पे मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ओनर इन बिजनेस एंटरप्राइज। जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल होती है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर ओनर के द्वारा, तो उसमें आप देखेंगे कि ओनर कैश लेके आता है और वो बिजनेस एंटरप्राइज में कैपिटल के फॉर्म में उसे इन्वेस्ट करता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट कैसे होंगे, एक तो आपकी बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और बाय ऑन अदर हैंड उसी ट्रांजेक्शन का दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आपकी बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल जो कि ओनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट की है। होप सो आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।